एक डिडक्टिव होती है, डिडक्टिव होता है। तो टीडीएस कौन काटता है? डिडक्टर। ठीक है। रेट्स होंगे, किस रेट पे काटेगा, एक लिमिट होगा। और आपने देखा था कि जब भी वो टीडीएस डिडक्ट करता है तो हमने क्या लिखा था, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। फिर हमने देखा था सर पेमेंट सिस्टम कैसे होता है, क्या बता सकते हैं पेमेंट सिस्टम कैसे होता था? मंथली बेसिस होता था। हर महीने जैसी जो भी आपने टीडीएस काटा है, अगले महीने कौन सी तारीख को? 7 तारीख को। और मार्च का 30th of April। फिर हमने रिटर्न्स देखी थी कैसे, मंथली या क्वार्टरली? क्वार्टरली। तो जैसे अप्रैल में जून का 31 जुलाई, एक एक महीने का गैप था। और आखिरी क्वार्टर में 2 महीने का गैप था, 30 अप्रैल को तो पेमेंट ही होती है, तो 31 में हो गया। ये बहुत ही बेसिक बातें करी थी। अब मैं आपके साथ बहुत सारे सेक्शंस डिस्कस करूंगा, जैसे कि लॉटरी इनकम पे टीडीएस कैसे होता है, ठीक है, रेस हॉर्स, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिविडेंड, एलआईसी की पेमेंट्स, ऐसे बहुत सारे सेक्शन आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको ध्यान होगा मैंने लास्ट क्लास में नोट्स भेजे थे। चलिए आइए स्क्रीन पर लाते हैं उनको। देखता हूँ एक बार अगर इसी में ही पड़े हुए हैं तो। 4 से 5, 5:30। तुम्हारी क्या आज? 12:30 तक, 12:30 1 मिनट। ओह, कहाँ भेजा था यार तुम्हारा ग्रुप? चलिए। यार ये वाली लाइट को ना बंद भी कर दी होगी। चलिए आइए बच्चे, सबसे पहले मैं आपके साथ जो सेक्शंस डिस्कस कर रहा हूं, और आप ध्यान रखिएगा हमारे लिए मेन चीजें क्या होती है। ठीक है। ये हर सेक्शन से हम 15-20 मिनट 15-20 मिनट निकलते जाएंगे। ठीक है। और हम लोगों के लिए मेन चीजें क्या होगी, डिडक्टर कौन होगा, ठीक है, किस चीज की पेमेंट हो रही है ये, डिडक्टी कौन है, कितने अमाउंट से ज्यादा पे टीडीएस है। ऐसा नहीं होता मैं 500 रुपए दे रहा हूं तो टीडीएस लग रहा है, हर सेक्शन का थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, किस रेट पर होगा। ठीक है, तो आप वो समझेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ कौन सा सेक्शन शुरू कर रहा हूं, 194 बी। सर 194 बी क्या बोल रहा है सर जी? जो इनकम हो रही है वो किस चीज की हो रही है? विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल। कहने का मतलब है केबीसी का एग्जांपल ले लीजिए, केबीसी में अमिताभ बच्चन जी जो भी पैसा देते हैं, तो क्या उस पर टीडीएस कटता है? बिल्कुल कटता है भाई साहब। ठीक है। डिडक्टर कौन है? एनी पर्सन। तो अगर केबीसी भी है तो उसको डिडक्ट करना है। कितने रेट पे टीडीएस कटेगा? 30%। और आप मुझे बताइए किस अमाउंट से ऊपर है बेटे? 10,000। यानी कि अगर कोई केबीसी खेल रहा है और वो सिर्फ 5,000 रुपए जीतता है तो क्या टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन अगर 10,000 से एक्सीड हो गया, इफ इट एक्सीड्स, तो टीडीएस कटेगा। सर जो सिर्फ एक्सेस है उस पे कटेगा, पूरे पे बेटे एक बार टीडीएस लग जाता है ना तो पूरे पे ही लग जाता है। मान लो आप 15,000 जीत गए, 10,000 से एक्सीड है, 15,000 का 30% कटेगा बच्चा। ठीक है। अच्छा, टाइम ऑफ डिडक्शन, एट द टाइम ऑफ, देखो जनरली ये टाइम ऑफ डिडक्शन मैंने आपको क्या लिखाया था, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। यानी कि केबीसी ने बोला हाँ हम आपको दे देंगे, या तो तब टीडीएस कटेगा पेमेंट, तो ये कब कह रहे हैं, कब कटेगा? सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के टाइम। मान लो मैंने बोल दिया आप जीत गए, आपको 6 महीने बाद मिलेगा, तो टीडीएस कब काटू? 6 महीने बाद, क्रेडिट करने के टाइम पे नहीं, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट। मुझे बताइए क्लियर है? आपको सारे कीवर्ड्स ध्यान रखने होंगे। 10,000 से एक्सीड है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट 30%, इनकम किस चीज की है, डिडक्टर कौन। क्लियर है जी? ये सेक्शन आपका डन हुआ, अभी आगे देखते जाइएगा।
अच्छा सर, कभी कभी, चलो अभी इसके ऊपर आऊंगा। 194 BB, दैट इज हॉर्स रेस। हॉर्स रेस के अंदर भी अगर कोई पेमेंट होती है तो क्या होता है बच्चे, आपको टीडीएस काटना होता है। कौन डिडक्ट करता है? देखो, हमें कोई गहराई में नहीं जाना है। डिडक्टर का नाम क्या है? बुक मेकर या पर्सन टू होम लाइसेंस इज ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। जो भी पेमेंट जैसे निकालते हैं हॉर्स रेस की, कैसे निकालते हैं हमें उससे को मतलब नहीं। रेट बताइए कितना है, लिमिट कितना है? 10,000। मैंने दोनों को साथ इसलिए रखा है क्योंकि साथ में ही आप पढ़ोगे तो लिमिट और सब कुछ सेम है। रेट ऑफ, ठीक है, 30% एट द टाइम ऑफ पेमेंट। मुझे बताइए कोई दिक्कत नहीं आता? अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो सुनते जाइएगा बात को। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लॉटरी के अंदर या किसी भी गेम में, क्रॉसवर्ड पजल्स में आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, बट आपको गाड़ी दी जा रही है गिफ्ट। ऐसा हो सकता है? तो उस केस में टीडीएस कैसे डिडक्ट करूं? गाड़ी देते टाइम टायर निकाल लूं? कैसे डिडक्ट? गाड़ी की मार्केट वैल्यू, होंडा सिटी तू जीत गया, ठीक है? आप नहीं जीते हो प्लीज। आप मतलब भाई, जितनी कंडीशन यही है ना, कोई भाई बहन नहीं होने चाहिए। हाँ जी। तो अगर आप होंडा सिटी जीत गए तो होंडा सिटी की चाबी आपको क्या मिल जाएगी? तो टीडीएस डिडक्ट हुआ उसमें? नहीं हुआ। तो जो भी, अगर कोई काइंड में, अगर कोई लॉटरी का जीत रहे हो या कुछ भी विनिंग क्रॉसवर्ड पजल जो भी है, तो गाड़ी की चाबी देने से पहले मुझे आपसे 30% कैश में टीडीएस लेना। भाई मेरे को सरकार, भाई मैं आपको 12 लाख की गाड़ी दे रहा हूँ, 12 लाख का 30%, 3,60,000। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा गाड़ी की चाबी तब मिलेगी जब 3,60,000 देगा। मुझे बताइए आप वो गाड़ी लेंगे या नहीं लेंगे? हाँ, 12 लाख। एग्जैक्टली, मेक सेंस। अब आप ये सोचो, नहीं नहीं हम क्यों दे 3,60,000? बेटे 12 लाख की गाड़ी भी तो मिल रही है, ठीक है ना? आप बोलोगे सर पैसे नहीं है तो गाड़ी बेच देना, चाहे 10 लाख की भी बिक गई तो भी फायदा है आपको। हम्म। नहीं, आप वो समझे नहीं यार, फरीदाबाद में क्रॉसवर्ड पजल नहीं चल रहा है ये, ठीक है? जहाँ पे मतलब, ठीक है, गाड़ी, नई गाड़ी दी जाएगी आप, ठीक है? सो बेसिकली आप समझिए कि केबीसी अगर काइंड में करे, लेट्स सपोज केबीसी के अंदर बोला जा रहा है कि आप गाड़ी जीते हैं होंडा सिटी, तो वो आपसे पहले पैसे लेगा। लेकिन अगर उसने नहीं लिए तो सरकार बोलेगी, हाँ बिल्कुल, चलो सपोज करो मैंने आपको गाड़ी की चाबी दे दी और मैं भूल गया टीडीएस लेना, ठीक है? अब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ कि यार टीडीएस के पैसे तो लिए नहीं आपसे, है ना? आपको लगता है? हाँ, नहीं नहीं, कंसिडरिंग फरीदाबाद से, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने आपको गाड़ी की चाबी दे दी, उसके बाद कलेक्ट करना आसान होगा? तो क्या बोलूं मैं सरकार को, मैंने 12 लाख की गाड़ी दे दी, टीडीएस नहीं मिल रहा, अब सरकार क्या करेगी? सरकार उससे लेगी ना, सरकार कहेगी मैं थोड़ा ना पीछे जाता रहूंगा, लॉटरी तुमने कंडक्ट करी, तुमको पैसे नहीं दे रहा मैं। सरकार कहेगी हम तो इसको ये मानेंगे कि तुमने उसको जो दिया है दैट इज 70%। सरकार नहीं फंसने वाली। हाँ, सरकार कह रही है 12 लाख है ना, तेरे को जब ट्रांसफर ही 70% करना था, तो 12 लाख इज 70%, हाउ मच इज 100%? तो जो भी अमाउंट है तू जमा कर खुद से। और इतना ही नहीं, अभी सारे एग्जांपल में आ जाएंगे। आप समझिए, अगर मैंने आपको गाड़ी दी और टीडीएस नहीं लिया तो मुझे टीडीएस जमा करना पड़ेगा आपके बिहाफ पे, और आपको उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा। एग्जैक्टली। तो अब इस एग्जाम्पल को मैं दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले केबीसी ने बेटे गाड़ी कितने की दी आप बताइए? 12 लाख। तो सिस्टम तो ये बनता है कि मिस्टर ए इधर देख लो रे, ये भाई मिस हो जाएगा भाई, ठीक है? देखो पढ़ाई वढ़ाई कर लो, लॉटरी तो वैसी तुम्हारी लगने की नहीं, ठीक है? थोड़ी मेहनत ही करके कमा पाओगे पैसे, ठीक है? ग्रुप बनवा दिए, ग्लूड जाएंगे, ग्लूड जाएंगे। हाँ हाँ, यस, और मे बी मैं जोड़ भी दूंगा ना, तो भी अभी 31 हो रहे हैं। हाँ, पर अभी तक पोल में भी नहीं आया 52 60।
और ये सोच रहा था तो बहुत बच्चे हो गए, मुझे मैसेज कर रहा सर 70, मैंने भी उसको लिख दिया 70 की एमजी। ठीक है, सो बेसिकली सिस्टम क्या बनता है, मिस्टर ए कितने रुपए देगा बच्चे, 360। पहले हम सिर्फ सिस्टमैटिक बात करेंगे, आपको 12 लाख की गाड़ी दे रहा हूं, अब मुझे 3,60,000 रुपए दोगे तभी चाबी दूंगा आपको। जब आपने मुझे 3,60 दिए तो मैं इसको पे कर दूंगा, किसको पे कर दूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जब मैं अपनी रिटर्न भरूंगा तो मैं बता दूंगा भाई ये बंदा मिस्टर ए जीता था। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, जब मैं बता दूंगा 3,60 इसका है क्या, जब ये मिस्टर ए अपनी आरओआई भरेगा तो आप मुझे बताइए, ये अदर सोर्स में, लॉटरी अदर सोर्स में जाता है कितने रुपए की इनकम दिखाएगा, 12 लाख। एज्यूमिंग और कुछ नहीं है, तो जीटीआई कितने की आएगी। क्या लॉटरी इनकम से कभी डिडक्शंस मिलती हैं, कभी नहीं मिलती, तो इसलिए मैंने नील करा हुआ। तो टोटल इनकम कितनी हो गई, टैक्स कितना आएगा, फ्लैट रेट होता है भाई लॉटरी पे, 30% सीधा होता है, लेकिन ऑब्वियसली एचईसी तो जुड़ेगा। तो सर टीडीएस में भी जोड़ दो, ऐसे नहीं होता बेटे, टीडीएस का मतलब ये नहीं होता सारा टैक्स खींच लूंगा, रेट्स होते हैं, फ्लैट रेट होते हैं, थोड़ा बहुत टैक्स अगर बच गया तो आप खुद जमा करेंगे। ठीक है ना, तो एचईसी टैक्स कंप्यूटेशन के टाइम पे तो आएगा। तो 14,400 टोटल टैक्स कितना आ गया। अब आप मुझे बता दीजिए कि 3,74,000 जिसमें से टीडीएस कितना कटा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी मैं जब 3,60 जमा करा तो आपको क्रेडिट मिल रहा है। अब मुझे बता दीजिए इस भाई को कितना खुद से पे करना है। एंड यहाँ पे मैं एडवांस टैक्स बोल रहा हूँ, क्या आप बता सकते हैं क्यों, क्योंकि अगर आपकी 10,000 से ऊपर हो जाता है तो एडवांस टैक्स प्रोविजन लग जाता है, अगर कुछ ध्यान आ रहा हो। हालांकि इतने गहरा जाने का ठीक है, भूल ही जाते हैं, बट आप समझिए इसको मैं एडवांस टैक्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे ही आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से ऊपर हो जाती है, टैक्स पेबल इज मोर देन 10,000, यू हैव टू पे एडवांस। अब बोले सिस्टम समझ आया। अब सिस्टम में दिक्कत ये आ जाएगी जी कि गाड़ी तो दे दी 12 लाख की, पर टीडीएस नहीं, यानी कि बेटे गाड़ी तो चलेगी 12 लाख की। तो मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ कि मैंने 12 लाख की गाड़ी दे दी, वो पैसे नहीं दे रहा गवर्नमेंट, मेरी थोड़ा ना प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा ना एक एक का केस टू केस देखता रहूंगा, कहाँ रहता है, कौन सी गाड़ी थी, कब लॉटरी हुई है। सरकार कह रही है यू वर सपोज टू पे 70%, 30% रिटेन करना था, तो अभी तुमने कितना दिया, 12 लाख, 12 लाख रिप्रेजेंट 70%। तो 12 लाख अगर 70% है तो 100% कितना होगा, 17,14,286। ठीक है, तो सर हाँ जी बच्चों। सर इससे पिछले केस में हमने सीधा 12 लाख का 30% क्यों किया? मैम मैं सिस्टमैटिक वे में कर रहा हूँ ना, मतलब 12 लाख गिफ्ट है उसका 30% ले लिया मैंने, अच्छा, है ना, ओके ओके, उसमें कैश पे। अज्यूम नहीं किया 70% है, यहाँ पे मतलब तो लिखा पंद्रह है लाख क्योंकि मैंने उससे पैसा ही नहीं लिया, तो आप समझो हाँ, डिडक्टर इज सपोज टू पे ओनली द 70%, नो। ठीक है, यस। तो अगर आपने कुछ भी नहीं लिया तो दिस रिप्रेजेंट 70% है। तो आप मुझे बताइए इसका मतलब वैल्यू ऑफ द लॉटरी, मतलब उस बंदे की इनकम कितने की हो गई है, 17 लाख, सरकार कह रही है 12 लाख नहीं हुई, टेक्निकली इनकम 17 की और तूने उसे 12 दिए। और आप मुझे बता दीजिए इस हिसाब से टीडीएस कितना बनेगा, अरे सर कैसे निकलेगा, बेटे ये लॉटरी निकल गया, ठीक है, इसी का 30% कर दो। और अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो 12 लाख और 17, 14, 286 का गैप ले लो आप, वही तो टीडीएस का अमाउंट है, 30% वही तो है टीडीएस का अमाउंट। सरकार के लिए जमा कर दे इसको, 5,14,286 जमा होगा ही। आपको समझ आया पहले, तो आप मुझे बताइए क्या कभी भी पेमेंट, क्या कभी गाड़ी की चाबी या काइंड में पहले देना चाहिए या पहले कैश ले लेना चाहिए, कैश लेना चाहिए, काश। क्योंकि अगर आपने नहीं लिया तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज नेट ऑफ 70%, नेट ऑफ 30% कैसे, सरकार तो ले रही है पैसे। अब एक बार यहां तक आ गया सबकी वैल्यू। अब आप सुनिए आगे, ये बंदा जब अपनी रिटर्न भरेगा इसको इनकम कितने की हुई, बिकॉज अब एक लाइन बोलने जा रहा हूं, टीडीएस डिडक्टेड इज इनकम ऑफ दी एसएससी। यार आपकी नौकरी 20 लाख की है, मैं आपको 15 लाख देता हूं,
और 5 लाख का टीडीएस जमा करता हूँ, आपकी इनकम कितने की? 20 की है ना। आप ये थोड़ा ना करोगे जो मेरे हाथ में आ रहा है बस वो इनकम है। नहीं तो आप ऊपर भी बोल देते ऐसे कि 12 लाख आया, 360 गया। क्यों भाई? जो भी टीडीएस होता है वो इनकम ही होती है आपकी। आपके इनकम का हिस्सा ही तो वहां जमा कराया मैंने। तो बेसिकली इसकी इनकम 12 लाख नहीं है, 12 लाख की तो इसे गाड़ी मिल गई, और इसके बिहाफ पे टीडीएस कितना जमा हो रखा है? 5,14,286। तो हिज इनकम इज 1714, एज्यूमिंग कोई और हेड नहीं है, जीटीआई आ गया, 6 से तो मिलेगा नहीं, टोटल इनकम आ गई, और इस पे 4% जोड़ूंगा, ठीक है ना। और इसको क्रेडिट भी मिल जाएगा टीडीएस का, क्योंकि ये भाई ने जो जमा करा है उसका क्रेडिट तो फ्लो होगा। तो कहीं ना कहीं आपने उसे 12 लाख का तोहफा नहीं दिया, हमने उसे 1714,286 का गिफ्ट कर दिया। रही बात ये 4% की, हाँ तो 4% तो खुद ही पे करेगा ना, समझ रहे हो ना। 4% और ऊपर आएगा ना बच्चे, अभी खुद ही पे करेगा। कहिए बेटे कैसी रही? क्लियर है? तो यस। इसको आई थिंक नोट शेयर कर दूंगा ना, आगे बढ़े ना, है ना। चलिए। सर। हाँ जी बच्चों। सर ये 4% का समझ में नहीं आया। कौन सा वाला? 4% क्यों कर रही है? मैम हमेशा टैक्स के ऊपर 4% एचईसी तो जोड़ोगे ही ना। अच्छा अच्छा, HEC है टोटल HEC। इनकम 1714,280, उसका 30% 514,286, ऑब्वियसली यू विल ऐड 4%। ओके सर। ठीक है बच्चे, तो अभी ध्यान रखना, ये जो लॉटरी की बात हुई है उसके साथ ही ये बना हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेक्शन, आपने एटलीस्ट अपने रजिस्टर में या कुछ में सेक्शन तो लिखते जाइए कौन कौन से होते जा रहे हैं। 194 बी, डबल बी, एक बीए भी आ गया। ऑनलाइन गेम के ऊपर भी टीडीएस होगा, पर वो करेंगे अभी नहीं। अगला बताइए कौन सा है रे? डिविडेंड। ओ माय गॉड, पहले आप मुझे ये बताइए क्या डिविडेंड टैक्सेबल होता है? आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, इज इट टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? हाँ, टैक्स। आना होता था जब डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता था, कंपनी के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था। आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है बेटे। अगर आपको कंपनी डिविडेंड दे रही है तो शेयर होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल है, और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स होता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता था, वो हट चुका है, अबॉलिश हो चुका है। और याद करो हमने अदर सोर्स के अंदर डिविडेंड के अंदर बातें करी हुई। और आप सिंपल ही रखिए, रिलायंस अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है, तो डिविडेंड दे रही है, बहुत अच्छी बात है, टीडीएस काट ले भाई उससे, टीडीएस कटेगा उससे। कौन से सेक्शन के तहत टीडीएस कटेगा? 190। और आप ये पूरा चैप्टर टीडीएस का देखोगे तो आपको समझ आएगा कि सारे के सारे सर्विस एलिमेंट्स पे लग रहा है। आप एसी खरीदने जा रहे हो, मैकडोनल्ड्स पे जा रहे हो, किसी फैक्ट्री लेवल पे भी अगर मैं करोड़ों का भी सामान ले रहा हूं तो उस पर भी नहीं लग रहा। 3-4 क्लासेस था, उसके बाद आप देखोगे गवर्नमेंट ने स्कोप बढ़ा दिया, समझ रहे हो। 194 क्या बोल रहा है बच्चे कि टीडीएस किस इनकम पे लगेगा? डिविडेंड इंक्लूडिंग, प्रेफरेंस डिविडेंड पर भी टीडीएस लगता है। हु इज द डिडक्टर? प्रिंसिपल ऑफिस और डोमेस्टिक कंपनी। सर क्या ये पॉसिबल होगा डिडक्टर? बहुत मुश्किल है डिडक्टर याद करना, पर आपको रेट और थ्रेशोल्ड लिमिट्स तो याद रखना, ठीक है ना। डिडक्टर के अंदर आप फिर भी थोड़ा कोशिश कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है याद रखने, ठीक है। डिडक्टी कौन है बच्चे? रेजिडेंट शेयर। आपके दिमाग में ऐसा अगर नॉन रेजिडेंट होगा तो क्या होगा? उसके अलग सेक्शन है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट को किसी भी प्रकार की पेमेंट होती है तो उसका सेक्शन अलग है, ठीक है जी। तो रेजिडेंट शेयर होल्डर। और आप मुझे बताइए क्या बात की इनकम हो रही है भाई? डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 ए बी सी डी ई, क्या आप बता सकते हैं कौन से थे? हम्म, वो पेपर ही है 2-3 दिन बाद तो। ये सारे डीम डिविडेंड होते थे ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, बोनस शेयर्स, है ना, बायबैक वाला होता था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन होता था, और लास्ट वाला 222 लोन होता था।
जिन बच्चों का नहीं हुआ, कोई आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, टीडीएस के अंदर थोड़ा ना बात चल रही है, मुद्दे की बात ये है, मैं आपको डिविडेंड दे रहा हूँ, डिविडेंड दे रहा हूँ, तो क्या कटेगा, टीडीएस। आइए अब बात करते हैं किस टाइम पे कटेगा भैया, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। क्रेडिट व्रेडिट नहीं है, डिक्लेयर कर रहा हूं तब टीडीएस नहीं है, जब आपको पे करूंगा तो टीडीएस कटेगा। आइए, रेट कितना है रे, किस रेट पे कटेगा बच्चे, 10%, और लिमिट कितनी है, 5,000, नो टीडीएस। ठीक है, सुनते जाइएगा, कोई टीडीएस नहीं लगेगा इफ पेड अप टू एंड पेड बाय एनी मोड अदर देन, भाई साहब 5,000, 4,000 डिविडेंड दिया है, लगेगा, आगे सुन लो, 4,000 डिविडेंड दिया कैश में, लगेगा। दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, पेमेंट शुड बी अप टू 5,000 एंड पेमेंट शुड बी थ्रू बैंक, दोनों फुलफिल करनी है आप। सर 2,000 का डिविडेंड दिया कैश में, टीडीएस लगेगा, ये लिमिट तब है जब बैंक के थ्रू आप पे करें। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बना रखा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मिस्टर ए को कितने का डिविडेंड दिया, टीडीएस कटेगा, बैंकिंग रूट है पर क्या फर्क पड़ रहा है, 5,000 से तो ऊपर हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मिस्टर ए को 1,000 रुपए कैश में डिविडेंड दिया, लगेगा, क्या रेट पे लगता है, रेट कितना है, 10%। यहां तक क्लियर है। लास्ट पॉइंट मैंने को बताया था आपको, पता है बच्चे, एलआईसी जो है ना, हेवी इन्वेस्टर है। एलआईसी का बिजनेस सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ प्रीमियम बेच वो करना पॉलिसीज, उनके पास इतना पैसा आता है कि वो बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े बड़े लेवल के इन्वेस्टर है, 4-4% इन्वेस्टर, तो उनको हेवी डिविडेंड्स आते, समझ रहे हो। तो अगर एलआईसी को डिविडेंड मिल रहा है, एलआईसी एक बहुत बड़ी, ऑब्वियसली बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उनका डिविडेंड इनकम ही 2,000 करोड़ तक होगी, हो सकता है ज्यादा बोल रहा हूं पर करोड़ों में तो है। तो क्या जब उनको डिविडेंड मिलेगा क्या टीडीएस कटेगा, आंसर इज नो, टीडीएस प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई इफ डिविडेंड इज पेड और क्रेडिटेड टू एलआईसी, जीआईसी और एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय, पेपर में ऐसी आया है, डिस्कस द टीडीएस इम्प्लीकेशन डिविडेंड रिसीव्ड बाय एलआईसी, और आपको पता होना चाहिए कि एलआईसी पे नहीं है, समझ रहे हो, इसमें रिसीव कौन कर रहा है बच्चे, एलआईसी। और सरकारी है तो सरकार ने बोला यार जो भी कंपनी दे रही है, चाहे लिस्टेड कंपनी, जो भी कंपनी, तो इनकम तो दिखाई देगी, वो टैक्स तो पे करेगी। बताइए, क्लियर है बच्चे। तो 194 में अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट, अगर पूछो 194 किस चीज का था बच्चे, टीडीएस ऑन डिविडेंड, किससे ऊपर होगा तो 5,000, एग्जैक्टली 5,000 से ऊपर है तो लगने ही लगने, और अगर 5,000 के नीचे है तो नहीं लगेगा, अगर बैंकिंग रूट के थ्रू है। रेट ऑफ टीडीएस, टाइम ऑफ डिडक्शन, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। किन किन केसेस में नहीं लग रहा, वो एक ये एलआईसी और जीएसी को अगर आप दे रहे हैं एनी अदर पर्सन नोटिफाइड, तो उनको नहीं लग रहा, और किस केस में नहीं लग रहा, ऊपर वाला 5,000 एंड अप टू, एंड इफ इट इज थ्रू बैंकिंग रूट तो टीडीएस नहीं। क्लियर है जी, ओके, चलते चलो बेटे। आपको याद है मैंने आपको लास्ट क्लास में पेमेंट्स करवाया था, पेमेंट कैसे हो रही थी, मंथली, आपको दिख रहा हो मंथली लिखा हुआ है ना, आइए उसी के अंदर ही कुछ बोलना चाहता हूँ, या लिखा है तो ठीक है, नहीं तो बना दूंगा। आइए ये वाला बना लेना, पेमेंट वाला, ठीक है बच्चे, क्योंकि ये नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव वाला है तो तुम सीधा इसको लिख सकते हो, सीक्वेंस नहीं। हाँ ये वाली फाइल भेज दो, ठीक है। पेमेंट ऑफ टीडीएस, डिडक्टर इज गवर्नमेंट अदर देन, अच्छा जी, डिडक्टर की बात हो रही है जी, और यहाँ पे क्या बात हो रही है जी, डिडक्टर कौन है, अदर देन गवर्नमेंट। सर हमने क्या सीखा था बता दीजिए,
हम तो अदर देन गवर्नमेंट सीखा था ना हमने, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, ये सब टीडीएस कैसे करती है। तो आपके हिसाब से कैसे करी थी, मंथली था ना, अप्रैल टू फेब, कैन आई से 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और मार्च का बच्चे 30th। सेम बात ही लिखी है मैंने, लेकिन मैं गवर्नमेंट के केस में दो चीजें करूंगा। क्या जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं वो जब टीडीएस काटती होंगी, जैसे एम्स है, एम्स अपने डॉक्टर्स को अगर सैलरी देता है, नर्सिंग स्टाफ को सैलरी देता है, कितने सारे लोगों को सैलरी देता होगा, कितने सारे लोगों से सर्विसेज लेता होगा, जो पेमेंट करता होगा, तो क्या एम्स एक गवर्नमेंट एंटिटी है? गवर्नमेंट की भी तो बहुत सारी एंटिटीज होती हैं। तो मैं कहां पर आ गया हूं, डिडक्टर इज गवर्नमेंट। अब डिपेंड करता है कि वो पेमेंट चालान बेस्ड पेमेंट है। चालान बेस्ड का मतलब एक्चुअल में पेमेंट हो रही है, चालान का मतलब होता है ऑनलाइन चालान जनरेट करा, अमाउंट लिखा और इनकम टैक्स गवर्नमेंट को दिया, एम्स ने इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पैसा। और एक होता है बच्चे बुक एडजस्टमेंट, यानी कि हाँ मैंने उसके देने हैं, हाँ तो उनके भी तो सारे इनकम टैक्स ऑफिशियल यहाँ आते हैं, तुम तो एडजस्ट करते, पैसे नहीं देते, समझ रहे हो। तो दूसरा क्या हो गया, यू कैन से बुक एडजस्टमेंट। अगर तो चालान बेस्ड पेमेंट है, मतलब भाई एम्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है भाई, जो जो सैलरी दे रहा है टीडीएस काट और अगले महीने जमा करना है तेरे को, ठीक है। तो इनकी पेमेंट कैसे चलती है, ध्यान से देखिए, अप्रैल टू मार्च इनको कैसे करना होता है, 7th ऑफ नेक्स्ट मार्च के लिए ज्यादा दिन नहीं मिल रहे इनको, गवर्नमेंट वालों को 7 तारीख को अगले महीने पे करने का, समझ रहे हो। और अगर बुक एडजस्टमेंट है तो ये, और हम क्या चीज देख रहे हैं भूलिएगा नहीं, पेमेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो इनको क्या करना है, सेम डे, जब भी आपने टीडीएस डिडक्ट करा उसी दिन आप दिखा दीजिए पेमेंट। पेमेंट तो करनी है तो बुक एडजस्टमेंट उसी दिन दिखाना आपने। जैसे आज का दिन है, आज मैं सैलरी डेबिट कर रहा हूँ, 2 टीडीएस पेबल कर रहा हूँ मैं, मान लो खर्चा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 टीडीएस पेबल कर रहा हूँ, और आज ही मैं बुक एडजस्टमेंट दिखा दूंगा कि टीडीएस पेबल कट भी गया। पेमेंट की एंट्री, जो भी एंट्री डाले, मुझे उसके अंदर नहीं जाना, आपको ये समझना है कि भाई नॉन गवर्नमेंट है तो 7 तारीख को, और नहीं तो 30 तारीख है मार्च का, गवर्नमेंट है तो चालान के थ्रू हो रही है, चालान के थ्रू नहीं हो रही, चालान के थ्रू हो रही है तो 7 तारीख, अप्रैल टू मार्च सारे, और अगर नहीं हो रही तो सेम डे। ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। बताइए, क्लियर है बच्चे पेमेंट का? वेरी 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 ग्लूड। मैं क्या फोन करके बोलूँ, ये एनजी 20 बच्चों को फर्क तो नहीं पड़ रहा, बस खुद भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। नहीं वो तो ठीक है आपकी बात, आप देख के बात मत करना। जब बोले एस्टीमेट, हम आपके साइड में कर देंगे, आप हमें देख के बात करेंगे। कुछ और प्लान बनाना पड़ेगा। हाँ, स्पोर्ट्स डे कौन सा कौन सा बात से कौन सा ये वाला मैं कह रहा हूँ कौन सा? नहीं ये वाला नहीं, थोड़ा मतलब दूर होगा ऐसे ही। नहीं चलिए, एनीवेज, अरे सर रिटर्न की भी तो बात करी थी। रिटर्न के अंदर आपको ज्यादा तक नहीं करूंगा बेटे, मुझे बता दो 4 क्वार्टर लिखे हैं, बोलो हाँ। यस बोलते बेटे, बड़े हुए ऐसे नहीं बोलते, हाँ नहीं बोलते, जी बोलते हैं। जी गुरु जी, ठीक है, मैं एक दो साल ही बड़ा हूं आपसे, वो ठीक है। स्वीट 16 वाह, याद दे रहा था। ये इसका ना नंबर का समझ नहीं आता, 1% कंफर्म नहीं है, इनको कंफ्यूजन चल रही है। 99% डन है, 1% नहीं है। और हाँ, घर पे कह रहे सब चीज दे रहे हैं।
फिर तो बोले 4 मिनट हाँ, अगर अभी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में डाल दूं फ्री, सारे रेडी सारे मे भी वाले ऊपर लिखो तो देख के नहीं है। सर आदमी भी लोगे ना तो हाँ? सारे रेडी हैं आदमी करो करो बात यार मुझे ना ये नहीं पता वो 1200 बोलेगा अभी 1300 बोलेगा, समझ रहे? मैं उसे मैसेज करो, बता ही नहीं था। सर वो 1000 बोल रहा है, आपने 1200 बोल रहे हाँ वो 1000 बोल रहा है, आपने 1200 बोल रहे यार नहीं, नहीं ऐसा नहीं है यार, ऐसा मत सोचो। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, ये ड्यू डेट समझ आ रही है आपको? यही वाली तो लिखी थी 1-1 महीने बाद। अब आप समझिए, मैंने यहाँ पे कुछ रिटर्न्स के फॉर्म लिखे हैं, आप लिखेंगे, ये ऐड भी होता जाएगा, 27 EQ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी आ जाएंगे 3-4, लेकिन वो जब वो सेक्शन कराऊंगा तो यहाँ पे ऐड कराऊंगा। आपने जहां पे रिटर्न्स लिखा है, अगर लिखा हुआ है तो आप क्या करिए, सिर्फ वहां पे 24Q, 24, 26Q, 27 ऐसे करके 2-3 की जगह छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एक ही जगह रिटर्न की बात आएगी। चाहे टॉप पे लिख दे, मतलब रिटर्न है ना, ऊपर का मार्जिन है, सिर्फ छोटा छोटा सिर्फ नाम आने हैं इनके कि कौन सी रिटर्न्स हैं। ठीक है, कोई इसमें एक्सप्लेनेटरी नहीं आना, जगह नहीं छोड़ी, टॉप मार्जिन पे बस आप जहां रिटर्न है वहां पे टॉप पे बस आपने लिख दिया कि ये फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि बच्चे, एक कंपनी अगर सैलरी की पेमेंट करती है ना, तो आप बताइए, सैलरी में तो एम्प्लॉयज तो बहुत सारे होते हैं कंपनी के पास, तो उसका फॉर्म ही अलग है, दैट इज 24Q। ठीक है, TDS रिटर्न ऑन सैलरी, मतलब सिर्फ इसमें सैलरी की डिटेल जाती है। मान लो एयरटेल है, उसके 10,000 एम्प्लॉई हैं, और वो ऑब्वियसली बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को भी पेमेंट कर रहा होगा, कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉय मिक्स नहीं होंगे जी, उनका फॉर्म अलग जाएगा, सैलरी का अलग जाएगा। ठीक है, अच्छा TDS अदर देन सैलरी कौन सा फॉर्म है बच्चे? 26Q। ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो आप जब सेक्शंस पढ़ रहे होंगे आपको कंट्रोल ही नहीं आएगा, आपको प्रोविजन में। एंड देन 27Q, अगर मैं जिस इंसान को पैसा दे रहा हूं, यानी कि डिडक्टी अगर क्या है बच्चे, नॉन रिच। हाँ ये लिखना है एकदम ऐसे ही है। यू नेवर नो किस तरीके से आना है, डेटा हमारे को अभी एब्जॉर्ब करना है। बताइए, क्लियर है बच्चे? लिख लिया ये? ओके, याद करो, मैंने तुम्हें सर्टिफिकेट की भी बात बताई थी। हाँ, याद है TDS सर्टिफिकेट? हाँ, ये देखो यही लिखा है बेटे, क्वार्टर एंड होते ही 15 दिन जुड़ जाते हैं, ड्यू डेट आ जाती है सर्टिफिकेट की। तो अब आपको मैं 2 फॉर्म्स ऐड करवा रहा हूं, इन फॉर्म्स में भी बढ़ेगा भी बात। ठीक है, एक फॉर्म कौन सा है? TDS सर्टिफिकेट का फॉर्म, फॉर्म नंबर 16, ये होता है आपके घर वालों के पास, समझ रहे हो? हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, सर्टिफिकेट्स है, आपने एक जगह पे सर्टिफिकेट्स अगर लिखा तो सही है, नहीं लिखा तो इस सर्टिफिकेट की बात लिखेंगे आप। ठीक है, लिखा हुआ है ना, तो TDS सर्टिफिकेट का फॉर्म बता रहा हूं, फॉर्म 16 किस किस किन लोग के लिए होता है? सैलरी के लिए, और कैसे जाता है ये भी लिखा हुआ है, और कौन सी तारीख को? 15 जून। बताइए, क्लियर है? और सर इसके अलावा जो होंगे, मान लो मैंने किसी प्रोफेशनल को पेमेंट करी है, किसी लॉयर को करी है, वाइट वॉश के लिए करी है, कॉन्ट्रैक्टर को करी है, डिविडेंड दिए हैं, बहुत सारी लॉटरी दी है, कंपनी हो सकता है बहुत सारी चीजों की पेमेंट कर रही है, तो उसके लिए सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में? 16A, TDS सर्टिफिकेट अदर देन, और ये सर्टिफिकेट मुझे क्वार्टरली इशू करना है। सैलरी वालों को ऐसा कोई लेना देना नहीं होता, साल में एक बार दे दिया उनको एनुअली। और उसके अलावा जो भी है, प्रोफेशनल्स हैं, क्यों कोई भी है, उसको कैसे जाएगा बेटा? क्वार्टरली जाएगा। और क्वार्टरली का मैंने आपको बताया था, Q1 की रिटर्न कब खत्म, अप्रैल में जून, तो रिटर्न कब जारी थी उनकी? 31 जुलाई। उसमें आप याद करिए, हमने 15 अगस्त, 15 नवंबर ये सब लिखा हुआ है ना। लॉजिक कनेक्टेड है बेटे, एकदम साइंटिफिक तरीके से कराया आपको, हल्के मत लेना इसको। इफ यू वांट टू फ्रेम इट आप कर सकते हैं, नहीं तो बोलोगे तो आगे बढ़ जाऊंगा। हेलो सर। हाँ जी, सर ये राइट साइड में करना है एक बार। सर अभी इधर साइड जिधर आपने फॉर्म नंबर 27Q वगैरह दिखाए थे, हाँ सर इधर ये जो 31 मई लिखा है, वैसे क्वार्टरली कर रखा है आपने, हर एक महीने बाद। मार्च हम्म, में तो मई लिख रखा है, तो हाँ ये किसी ये मिस्टेक है bro। नहीं नहीं, एक मिनट,
सही तो है? 31st में सही तो है? क्या कह रहा है? सर मैं कह रहा हूँ जैसे ये दिसंबर सितंबर जून वगैरह इनके एक एक महीने बाद है बिल्कुल। हाँ और मार्च के बाद अप्रैल को मिस करके हाँ, क्योंकि 31st को। मार्च की आप पेमेंट भी देखो ना, मार्च की पेमेंट भी तो 30 अप्रैल को हो रही है ना, तो इसलिए रिटर्न उस दिन पॉसिबल नहीं है, ऐसे एक महीना और दिया जाता है। ओके 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 ठीक समझ है। रहे? यस सर। कहिए सर जी। ऑल क्लियर? हाँ जी। लिख लो बेटा उसको ना निशा, क्योंकि ना ये चीजें ना आपका टाइम नहीं ले सकती, आपका ऑलरेडी बहुत डेटा आने वाला है, बहुत। अभी तक तो अच्छा टाइम चल रहा है आपका। हाँ, अच्छे दिन तो चले गए वैसे। बहुत अच्छे चलेंगे, बहुत अच्छा आ जाएगा, ये होते ही सर ये पीडीएफ ऐसा का ऐसा भेज देना सर। हाँ जी, क्या कह सर रहे हैं? पीडीएफ भेज देना सर, पीडीएफ एडिटेड। टीडीएस सर्टिफिकेट भी कर लो भाई। तो बेसिकली इसका लॉजिक ये है, हर क्वार्टर एंड के 15 दिन जोड़ोगे, टीडीएस की ड्यू डेट आ जाती है जी। सैलरी वालों का भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, लास्ट क्वार्टर की रिटर्न कब जाएगी? 31 में। तो 15 दिन जो जोड़ रहा हूँ, सैलरी का भी तो 15 जून ही है ना। मतलब ऐसा कुछ अलग, बस एनुअली है बस उनका, एक बार जाएगा 15 जून को। ओके। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बातें करी है मैंने आपके साथ, समझ रहे हो? ये सब काम आएगा बेटे आपको ना, कल को जाओगे आर्टिकलशिप इंटरव्यूज में जाओगे वैसे ना, ये डेट्स और ये सारी बताओ मुझे। हाँ जी। यहाँ पर नहीं नहीं, आपका तो इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, सीधा ही रिजेक्टेड। पूरा तो सुन लो। सर कितने नंबर का चैप्टर है सर ये? हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर कितने नंबर का चैप्टर है टीडीएस? टीडीएस है भाई 6 से 8 नंबर का। ओके। अभी तो 4 से 8 पढ़ा दी तो खत्म होते होते 12 नहीं नहीं, 8 से ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ 2 to 8 ठीक है। हाँ 0 to 8 भी समटाइम्स, पर 8 नंबर से ऊपर तो नहीं जाता वैसे। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है? ओ माय गॉड। याद करिए, हमने सैलरी करा था, और सिंपल सी बात बोलूंगा जी, प्रोविडेंट फंड का पैसा डलता था, आरपीएफ, एसपीएफ, यूआरपीएफ। मैं आरपीएफ की बात कर रहा हूँ। आरपीएफ में जब आप नौकरी छोड़ देते तो पीएफ का पैसा वापस आ जाएगा, याद है आपको? तो आप मुझे बताइए, अगर पीएफ का पैसा वापस आ जाएगा, तो अगर तो तुमने कंटिन्यूस 5 साल काम करा तो एग्जेम्प्ट होता था, लेकिन अगर 5 साल काम नहीं करा तो टैक्सेबल हो जाता था। इससे ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, मैं आपको जनरल रूल ये दूंगा। अगर कल को तुम नौकरी करोगे, तुम्हारी कंपनी तुम्हारे को तो पैसा देगी देगी तुम्हारे बैंक में, साथ में कहाँ पैसा डालती है? पीएफ के अंदर। अगर तुमने 2 साल में नौकरी छोड़ दी, ठीक है, तो और तुम चाहते हो कि वो पैसा मैं विड्रॉ कर लूं, तो भाई साहब वो टैक्सेबल है। तुम्हें कंटिन्यूस कितने साल की नौकरी जरूरी होती है विड्रॉ करने से पहले? इफ यू वांट टू मेक इट एग्जाम, कंटिन्यूस नौकरी होनी चाहिए। सर अगर 2 साल एक जगह करा, 2 साल एक जगह करा, 2 साल एक जगह, तो ये 6 साल हो गई। अगर वो पीएफ अकाउंट सेम रखोगे तो भी मैं उसे कंटिन्यूस बोल दूं, जस्ट लाइक बैंक अकाउंट होता है पीएफ का अकाउंट। समझ रहे हो? आप नौकरी तो चेंज कर रहे हो, बट विद द सेम अकाउंट आपका चल रहा है, तो क्या उसको कंटिन्यूस बोला जाएगा? बोला जाएगा, ठीक है। तो टैक्सेबल नहीं होगा। तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, एक सेक्शन है बच्चे 192A, और ये क्या कह रहे हैं? प्री मेच्योर विड्रॉवल फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट, लेकिन विड्रॉइंग द मनी, आपका पैसा जमा हो रखा है एंड यू विड्रॉइंग इट। आप मुझे बताइए, तो क्या टीडीएस सरकार लगाएगी या नहीं लगाएगी? अगर मैं आपको बोलूं, पहले बताता हूं सरकार कब नहीं लगाएगी, ठीक है। कोई टीडीएस नहीं लगेगा अगर आपका विड्रॉल किस अमाउंट से नीचे है? सर एक बंदे का 35,000 रुपये पीएफ में पड़ा हुआ है, ठीक है, वो विड्रॉ कर रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा? एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, टीडीएस नहीं लगने का मतलब वो इनकम एग्जेम्प्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं अब इस टॉपिक से पहले
आपको एक लाइन बता दूं क्योंकि वो एक जनरल डिस्कशन है। और हम इसको लिख भी सकते हैं, ये जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के अंदर ही आ रहा है। और मैं ये कह रहा हूं, इफ इनकम इज exempt from tax, इट मीन्स नहीं, इट मीन्स नहीं, इनकम एग्जाम का मतलब तो समझते हो ना, अब उसमें टैक्स नहीं है। तो आप मुझे बताइए, टीडीएस लग सकता है नहीं लग सकता? नहीं लग सकता। जब वो चीज एग्जाम्प्ट है, टीडीएस कैसे काट रहे हो आप? टीडीएस कैन नॉट बी डिडक्ट। तो कंक्लूडेड बात है। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे भी बोलूं, इफ टीडीएस इज नॉट टू बी डिडक्टेड ऑन एनी इनकम, टीडीएस के प्रोविजन नहीं है किसी इनकम के ऊपर, डज इट मीन दैट दैट इनकम इज एग्जेम्प्ट? ठीक है, इफ टीडीएस इज नॉट टू बी डिडक्टेड, इट डज नॉट मीन दैट सच इनकम इज, बताइए क्लियर है? तो ऐसे ना एक बार हुआ था, जैसे आप देखेंगे अभी, आप थोड़े से बड़े होंगे तो बैंक्स के अंदर भी ना वो पॉलिसीज बेचते हैं कहीं। मतलब बैंक अकाउंट है आपका, वो बोलेगा कि सर एक पॉलिसी ले लो, या मे बी कुछ प्रोविडेंट फंड है कुछ भी। तो मेरे भी घर पर ऐसी, पता नहीं मैं उस टाइम मे बी लेने की सोच रहा हूँ क्या है। तो वो जो भी जो लोग होते हैं जो ये बेचते हैं, वो होते तो टेक्निकली ग्रेजुएट्स, ठीक है, या मतलब एमबीए बहुत ही जनरल जगह से करा हो। तो वो मैंने बोला कि मैं ये कराऊंगा, पर मतलब ये तो टैक्सेबल है ना, मतलब आप मुझे जो इंटरेस्ट भी दे रहे हो, मतलब उसमें तो टैक्स लग रहा है, मतलब मैं पीपीएफ करा लेता हूँ, मैं आपके इसमें क्यों करूँ? कह रहे सर आप समझे नहीं, इस पे टीडीएस नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो, वो कह रहा है कि जो भी मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा ना, उसमें टीडीएस नहीं है। मैं समझ गया, आप टीडीएस ही काटो, टैक्स तो लगेगा। कह रहे सर आप समझ ही नहीं रहे। ठीक है, मैंने उसे बोला कि भैया मैं ना, मतलब मुझे पता है आप क्या बोल रहे हो, पर आप नहीं समझ रहे। आप ये समझो कि ऐसा नहीं होता कि जो टीडीएस अगर किसी चीज पे नहीं है, ठीक है, तो आप ये मत बोलिए कि वो एग्जाम्प्ट है। मैंने टैक्स तो देना है ना मुझे, पर उसके ऊपर, समझ रहे हो? हाँ, मतलब फिर उसके बाद मैं बोला, ठीक है, बट बेसिकली मतलब वो, उनकी समझ इतनी होती है कि उनको ये बोलना है क्लाइंट को कि बेनिफिट क्या, टीडीएस भाई टैक्सेबल तो है ना, काय बात का बेनिफिट है ये, समझ रहे हो? तो वो चीज जनरली मार्केट में लोगों को कुछ नहीं पता होता, एक ब्रोशर बना रखा होता है। ठीक है, मान लो तुम एक बहुत हाई लेवल पर काम करते हो, तुमको टैक्स का सारा पता है, तुमने लिख दिया, तो नीचे ग्रेजुएट को थोड़ा ना, वो तो सिर्फ बोल ही रहा होता है वो चीज, उसको कहाँ समझ आता? तुम्हारे को आज के टाइम पे अगर कोई, तुम उसको बोल दो अच्छा टीडीएस, अच्छा बताना पेमेंट कब करोगे, टीडीओ कहेगा ये क्या बातें कर रहे हो आप? वो तो समझ भी नहीं आती उसे टीडीएस होता है, उसे अपनी सैलरी का ही पता है उसे। मुझे बताइए क्लियर है? तो दैट डजंट मीन कि, तो अगर मैं ये बोलूं टीडीएस नॉट टू बी डिडक्टेड, इट डज नॉट मीन दैट सच इनकम इज, क्लियर है बच्चे? तो आइए जरा, तो कोई टीडीएस नहीं लगेगा कब? इफ इट इज, बट क्या ये टैक्सेबल हो सकता है? वो हमने सैलरी में देखा होगा, मेरे को उसकी बात नहीं करनी है अभी। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर एक बंदा विड्रॉ करता है पैसे को और 40,000 रुपए निकालता है, तो टीडीएस लगेगा? नहीं लगेगा। अगर 50,000 करता है, लग जाएगा। लैंग्वेज को ध्यान से देख लेना, बिलो 50 लिखा है। हाँ, हाँ, 0.9। तो बिलो 50 है तो नहीं लगेगा, या फिर इफ द विड्रॉल इज आफ्टर कंटिन्यूस सर्विस ऑफ, सर जी 5 लाख विड्रॉ करना है, 10 साल से नौकरी कर रहा हूं, टीडीएस कटेगा? इन केस विड्रॉल बिफोर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 5 ईयर, तो हम रीजन देखेंगे। हो सकता है कि आप अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, तो भी कह सकता हूं 5 साल में उस अकाउंट को ही देख रहा हूं। दूसरा, ड्यू टू इल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय, या अगर डिसकंटिन्यूशन, आपको याद है कि वहां पे लिखवा रखे,
ठीक है। अगर एक एम्प्लॉय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है जिस वजह से पैसा विड्रॉ करना पड़ रहा है तो क्या टीडीएस काटेगी सरकार? नहीं काटेगी। इवन दो अगर 5 साल नहीं भी हो तो भी। सर धंधा ही बंद हो गया सर कंपनी का, मैं क्या करूं, सर बंद हो गया तो भी सरकार नहीं काटेगी। क्लियर है जी? मुद्दे की बात ये हो। अगर अच्छा, डिडक्टर कौन है बच्चे? नाम बोलो रे डिडक्टर का। ट्रस्टीज ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। और डिडक्टी कौन है? ऑब्वियसली एम्प्लॉय। और ये इसको पेमेंट कर रहे हैं अगर 50,000 और अबव तो टीडीएस अप्लाई हो सकता है। और एक इसको क्या बोलूं मैं, प्रीमेच्योर विड्रॉल फ्रॉम आरपीएफ इफ इट इज विद इन 5 years और। समझ रहे हो ना? हर चीज का एक क्यों लिखा हुआ है, समझ आ रहा है ना आपको? टीडीएस का रेट कितना है एट द टाइम ऑफ। सही है सर? क्लियर है? सर जी 3 साल हुए हैं, इल हेल्थ की वजह से विड्रॉ हो रहा है पैसा और 5 लाख रुपए विड्रॉ हो रहे हैं। इल हेल्थ 3 साल में विड्रॉ कर रहा हूँ और 5 लाख रुपए। सर नहीं घटेगा? नहीं, समझ रहे हो? कंटिन्यूस पीरियड का, ठीक है ना, वो कंडीशन नहीं लगेगी ना। 30,000 रुपए विड्रॉ कर रहा हूँ, 2 साल काम करा, 30,000 रुपए विड्रॉ। समझ, 50,000 के नीचे है तो भी नहीं। क्लियर है ना? आपके कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ना। वेरी 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 ग्लूड। सर आपको बुकिंग करते हैं उसे कैंसिल हो गया। सर ग्लूड लेके नहीं जा रहे क्या? तूने पहले बता, मे भी लिखा है मेरे तो यस फिर तो ये। सर मेरा तो पक्का है सर। आपको पहली बोला 13 तारीख को करोगे तो मैं जान पाऊंगा। अच्छा, सर क्या कह रहे? लेके नहीं जा रहे क्या सर ग्लूड? नहीं जा रहे लेकिन लेके जा रहे हैं वो, उनकी एलिजिबिलिटी है, बाल होने चाहिए पूरी। सर धोखा मत करो सर। धोखा है एलिजिबिलिटी सर। क्राइटेरिया मीटअप नहीं कर रहे आप। सर मैं कर दूंगा, आप लेके चलो। आपको पहले सर पे ग्लूड लगाना पड़ेगा, चिपकाने पड़ेंगे बाल पहले। लगा लेंगे सर, आप ले जाने वाले बनो बस। नहीं नहीं, मैं तो ले जाने को तैयार हूँ, वहीं मिलेंगे सीधा, है ना? ठीक है सर। सर थर्सडे को ही है। हाँ मैडम, थर्सडे को था। सर ये था क्यों लगा दिया बीच में? यार अभी उसमें एमजी क्या बोलूं मैं, उसमें टोटल पोल के अंदर 35 है जिसमें से मे बी वाले ज्यादा हो गए शायद से। सर ये मे बी वालों को पक्का करके बाहर करो पहले। सर क्लास में जा जाके पैसे कलेक्ट कर लो सर इनके हाथ में से, तब होंगे पक्का। किसने गेस करा अभी? अच्छा, सर मैंने सर करना भूल गई थी। और नो पे आ गया। नो कौन कह रहा है? नो पे कौन है? पवन जी। अब इसने नो सर शुरू करा ना, अब देखना नो पे नो आते जाएंगे। सर कल मैं आऊंगा सर अब साथ मे में, बी हम वाले दोनों। नो में शिफ्ट होते जाएंगे अभी। सर कल मैं आऊंगा, साथ में चलेंगे सर, क्लास में पैसे कलेक्ट कर लेंगे कम से कम 50 बच्चों से, बात खत्म। ठीक है, दुष्यंत सर के साथ करियो कलेक्ट तुम। आप कोई क्यों नहीं कर कैब रहे सर? निकाल लेना कलेक्ट करने। ऐसा कर लेंगे सर। 50 तो खुश हो, कहीं ना 50 तो कहीं तो बच्चे हो। चलेंगे, पर मुझे ग्लूड मुझे लग नहीं रहा है। अरे सर ऐसा मत करो, ये भाई है ही मजा नहीं यार, आएगा। एमजी है ही नहीं, क्या करूँ मैं? हो जाएंगे क्या बात सर। करूँ मैं, उसको क्या बोलूँ? कितना हफ्ते तक कहते ना आ रहे कैश में बहुत सा हमारे वाले खड़े होकर जोड़ेगा कि तुम्हें नहीं बिल्कुल छोड़ेगा भाई, नाम लिखा जाएगा वो होगा। सर 10 से ज्यादा बच्चे तो हमारी क्लास के ही हैं। हाँ, नहीं बस सारे कहाँ जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं? सर चलो 10 से भाई ज्यादा तो जा रहे हैं वोटिंग हमारी क्लास देखना, 10 से के। ज्यादा अरे कहाँ है दिक्कत है, वोटिंग में। अरे 10 से ये ज्यादा हो बैठे बैठे जाएंगे। वो वाले यही बैठे हुए, ये भी। एक दो तीन चार, डॉल्विया जी, 4 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। सर 10 तो मैं गिनवा दूंगा सर, अभी गिनो, मैं पांच गिनवाऊं? 5 बच्चे। सर मैं गिनवा रहा हूँ, गिनो। ग्रुप में 10। नहीं है ये 10 बच्चे। सर गिनो गिनो गिनो, आप, मैं गिनवा रहा हूँ। एक मैं, दूसरा अंजलि सौरभ। जी है 6,
मुझे लग रहा है 15 में से 10 तो तुम ही हो इंटर वाले, 5 बाकी 5 बैचेस के, एक एक ग्रुप, एक एक बैच का एक बच्चे ने ज्वाइन किया। देख लो। सर जिनका सार्थक भी है, एग्जाम है वही है हम लोग। सर सार्थक भी है, वैभव भी है। नहीं करते, इसलिए मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। आपने ज्वाइन नहीं करा है, पर आप जा रहे हो नहीं जा रहे? नहीं जा रहे, अभी तो नहीं करा है, अभी करा है। ठीक है भाई। सर मैंने भी नहीं करा ज्वाइन, पर मैं जा रहा हूँ ना। हाँ वो तो है। एनीवेज ठीक है, मतलब देखेंगे, कहीं ना कहीं चलेंगे भी, देखते हैं। गलत जगह मत ले जाना सर। और मुझे एक ओके। बात पूछनी थी, हाँ जी मैडम, हाँ जी। वो जो टेस्ट है उसमें टीडीएस आएगा क्या? नहीं, टेस्ट में टीडीएस नहीं। और टेस्ट कब होएगा फिर? टेस्ट अभी मंडे का ही कर लो आप टेस्ट, अच्छा मंडे। ओके। हाँ सर, सर जहाँ पर है वहीं बंदा ही कर जा रहे हैं, 99% जा रहे हैं। सर हर्ष वाली लाइन बोल दी आपने। ठीक है, आइए। एनीवेज 194 IA, आइए बेटे आइए। आपको पता है आज के टाइम पर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदो, ये पहली चीज ऐसी स्टार्ट हो रही है। अभी बहुत सारे सेक्शन है, मैं इस पे इसलिए लाया हूँ, छोटे छोटे सेक्शंस करा रहा हूँ आपको। आपको पता है अगर आज के टाइम में प्रॉपर्टी खरीदो, तो प्रॉपर्टी तो सर गुड्स हुआ ना, चाहे इमोल प्रॉपर्टी है। अभी तक आपने देखा लॉटरी, रेस हॉर्स, डिविडेंड, प्रीमेच्योर विड्रॉल, ये सब गुड्स थे या सर्विसेज? सर्विसेज। तो सरकार ने ना गुड्स के अंदर घुसना स्टार्ट करा और सबसे पहले इमोल प्रॉपर्टी को पकड़ा। और सरकार कहती है अगर इमोल प्रॉपर्टी कोई खरीदता बेचता है तो टीडीएस लगेगा। मेरा आपसे सवाल, कौन काटेगा टीडीएस? मान लो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ 80 लाख की, आप मुझे 80 लाख दोगे, तो ऑब्वियस बात है ना, आप ही काटोगे। तो कौन? बायर काटेगा, बिकॉज बायर हैज टू पे। इफ यू आर बायर, अब मुझे पे करेंगे, तो आप मुझे सारा कंसिडरेशन पे करने के बजाय टीडीएस काट लेंगे। कितने परसेंट जी? 1%। सुनते जाइएगा बात को। तो 194 IA कहता है पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। घर की बात आप कर सकते हैं, अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड पे ये सेक्शन नहीं। और ट्रांसफर आपने कैपिटल गेन भी पढ़ा है, ट्रांसफर कई तरीके का होता है, कंपलसरी एक्विजिशन भी होती है, वो भी इससे बाहर कर दिया, अदर देन बाय वे ऑफ कंपलसरी। ठीक है ना, क्योंकि सर जी कंपलसरी एक्विजिशन पे अलग से सेक्शन बन गया। तो अब ये मत सोचिए कि जब सरकार आपकी प्रॉपर्टी जब्त करेगी तो वो पेमेंट करेगी, वो भी टीडीएस काटेगी, पर उसका सेक्शन अलग बन। एग्जैक्ट। तो 194 IA ये कहता है कि अगर एक सेलर, तो आपको ना ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है बच्चे, ये ना पूरा एक एक पेज के प्रोविजंस है, उसमें से प्रिसाइसली कीवर्ड्स निकाल के लिख रहा हूं। ठीक है, तो वो जो, ठीक है, उसके बाद आप एक बार वन टाइम रीड तो मैं आपको बोलूंगा आप करो, लेकिन ले दे के आप इतना ही पढ़ पाओगे लास्ट मोमेंट तक, और इसी में से ही आएगा पेपर। लेकिन हमको सारी बातें ध्यान रखेंगे जो जो लिखा। ठीक है बच्चे, मुद्दे की बात ये है कि सर एक सेलर है, मुद्दे की बात ये है कि एक सेलर है, वो लैंड एंड बिल्डिंग बेच रहा है और बायर इसको अमाउंट पे करेगा। तो भैया अमाउंट पे करने से पहले, पे करने मतलब पे करेगा तो साथ ही साथ ध्यान रखोगे आपकी टीडीएस भी काटना हो। कितने परसेंट बच्चे? 1% ऑफ सच सम, मतलब जो भी हमारा डील हुआ कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। सर ये क्या बोल रहे हो सर आप? अभी मैं आपको समझाता जाऊंगा, आप मुझे थ्रेशोल्ड लिमिट बताइए। अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख से नीचे की है, अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन आ सकता है, प्रॉपर्टी बचा नीचे मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी आपने समझा होगा, सर्कल रेट, और डील होती है अलग रेट पर होती है। ठीक है, तो आप समझिए कि पहले आप अपने दिमाग में सिर्फ थ्रेशोल्ड डालिए कितने रुपए का? 50 लाख। सो इफ इट इज बिलो, ठीक है, तो इट शुड बी लेस देन 50 लाख, तो कोई भी टीडीएस। और अगर 50 लाख हुआ तो लगेगा।
अब मैं आपके साथ प्रैक्टिकल बात करूँ। मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी बेटे, उसका सर्कल रेट था 45 लाख, लेकिन उसका मार्केट प्राइस था 1 करोड़। ठीक है, आपको भी पता है सर्कल रेट से ऑलमोस्ट डबल प्राइस आराम से होता है। आप समझिए कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, सर्कल रेट था 45 लाख, मार्केट वैल्यू थी 1 करोड़। तो अगर अब जब मैं उनको पेमेंट करूंगा तो टीडीएस काटना पड़ेगा ना, 1% किस चीज का? एग्जैक्टली, बिकॉज टीडीएस किस चीज का कटेगा? सत्सम बोले तो जो भी एग्रीमेंट का प्राइस है, सत्सम बोले तो जो भी एग्रीमेंट का प्राइस है, या फिर स्टैम्प ड्यूटी पे। और इस केस में आपको क्या लग रहा है? सत्सम जो एग्रीमेंट लिख देता हूं मैं, तो 1% कटेगा। मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए दिए, तो 1 करोड़ का कितने परसेंट टीडीएस? 1%। कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो मैं उससे बोलूंगा मैं आपको 1 करोड़ नहीं दूंगा, 1 लाख रोक दूंगा, सरकार को देना है और आपको 99 है। मेरी बात ध्यान से सुनते जाइए आप। अब प्रैक्टिकली बताइए, अगर किसी का सर्कल रेट 45 लाख है तो क्या पेपर 1 करोड़ का बन रहा होगा? 47, 48, 45 का ही बनेगा। समझ रहे हो? तो मैं जब वो वाली प्रॉपर्टी जब थी तो ऐसी बात हो रही थी, वो कहते इतना वाइड में 55 तक दे दो। तुम्हारी बात हुई कि सर देखो सर्कल रेट तो 45 है, बट वो कहते हैं 55 का बना देते हैं एग्रीमेंट। लेकिन अगर मैं 55 बना देता तो मेरे ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस लगे। समझ रहे हो? तो मैंने उनको बोला सर आप चाहे 49 बना लीजिए, 49, 50 बना लो सर, लेकिन 50 लाख रुपए फालतू का टीडीएस के अंदर और कंप्लायंसेस है, मेरे ऊपर भी कंप्लायंस है। अब सोचो एक इंडिविजुअल इंसान प्रॉपर्टी खरीदने निकल रहा है, आज उसको टीडीएस फॉलो करना पड़ रहा है बच्चे। हासिल आपको तो आ जाएगा, ये मुझे भी पता है, रेलिवेंट सेक्शन है, आप गूगल के ऊपर एक आम इंसान के ऊपर क्या है, ये सेक्शन टच नहीं हो रहा, इससे ऊपर वाले सेक्शन आम इंसान के ऊपर टच नहीं हो रहे। लॉटरी, रेसोर्स, डिविडेंड्स, प्रीमेच्योर विड्रॉल, ये सब आम इंसान पे तोड़ना दे। पर ये कल को अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदोगे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, और उससे अगर आपको बचना है तो सर्कल रेट 50 लाख है और एग्रीमेंट भी 50 लाख से नीचे बनाओगे तो ही टीडीएस से बच पाओगे। अब आपको समझ आया? और अगर इनमें से कोई एक भी एक्सीड हो गया, टीडीएस प्रोविजंस हैं, और 1% किस चीज का लगेगा? whichever is, like let's suppose if the circle rate is 45 lakhs and agreement 60 लाख का है, और कोई टीडीएस तभी नहीं लगता अगर कंसिडरेशन भी 50 लाख के नीचे हो और स्टैंप कोई एक भी ऊपर हो गया तो टीडीएस प्रोविजंस। एक टैन नंबर होता है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है ना, टैन नंबर होता है। बेसिकली अगर आपको टीडीएस काटना है ना, पैन नंबर होता है। ऐसे में टीडीएस अगर मेरे को, जैसे लैंडलॉर्ड का टीडीएस हम लोग पूरा साल खत्म होने वाला है, ठीक है, आएगा भी वो सेक्शन, पूरा साल खत्म होने वाला है, हम लोग को टीडीएस काटना था, मैं नहीं काटा, क्या मैं अभी भी काट सकता हूँ? वो टैन नंबर लेना पड़ेगा। टैन नंबर क्या होता है? आप डिडक्ट तभी कर सकते हैं जब हमें टैन, समझ रहे हो? तो बेसिकली आप बताइए क्या आम इंसान 194 आईए में टैन नंबर समझ भी आएगा उसको? कहाँ अप्लाई करना? तो सरकार ने बोला तुमको टैन नंबर, उसके लिए एक अलग वेबसाइट पे फॉर्म निकाल रखा है, बट डिटेल भर एक ही पेज पे। फॉर्म वॉर्म देखेंगे, यहीं पे ही आऊंगा, वो 26 QB QA QC वो जो रिटर्न वाला है ना, तो देखेंगे। पर आप इतना समझिए कि यहाँ पे क्यों लिखा है नॉट रिक्वायर्ड? अरे सर आम इंसान के ऊपर लग रहा है ये सेक्शन, बताइए। क्लियर है बच्चे? ओके, 194 LA पढ़िए एक बार जरा। वो वाला कौन सा था पहले वाला? आइए, बिल्कुल 99%। हाँ यार देखो, कुछ भी बोलो, ये ना बोलो, ठीक है। हाँ ये तो होता है, क्योंकि आप जिनके साथ रहते हो वैसे ही एवरेज ऑफ 4 पीपल हो जाते हो ना।
अरे हाँ जी बच्चे, एक बात बताइए, पढ़ लिया ये? तुम बताओ ना क्या करा इसमें। कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर में तो बाहर ही कर दिया, वहां से बाहर कर दिया, यहाँ से बाहर कर दिया। एग्रीकल्चर लैंड पे इसका मतलब टीडीएस के प्रोविजन नहीं है। एनी पर्सन किसको पैसा दे रही है? एनी रेजिडेंट। किससे ऊपर है? 2.5 लाख से, चाहे ओरिजिनल हो चाहे एनहांस्ड हो। कितना टीडीएस कटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट? नो कॉम्पनसेशन फॉर एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, नो टीडीएस इफ द कॉम्पनसेशन। वो तो ऊपर लिखा ही होगा, बस हमने रूरल और एग्रीकल्चर को तो बाहर करी। कहिए साहब, सही चल रहा है ना एकदम? अच्छे लग रहे हैं ना बेटे सेक्शन? नहीं सर, बेकार लग बिल्कुल। रहे हैं। सर कितने Oh क्लास my का चैप्टर है? God। हाँ जी, कितने क्लास का चैप्टर है सर ये? 5-6 क्लास चलेगा। सर मैं लिखूंगा नहीं, से प्रिंट करा लूंगा सर। यार जो खुद से लिखने का जो एक वो आता है ना, वो कंट्रोल तभी होता है भाई। सर हाँ, लिख प्रिंट करा के पढ़ लूंगा सर। अभी जो तुम्हारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी ना, ये देखो, अरे तो लिखवाओ। अब क्या मतलब मैं यहाँ खड़ा रहूं तब तुम एक लिखोगे? 99% आपके एफर्ट से बच्चों, मैं तो 1% एफर्ट। सर ये अच्छे बने हुए नोट्स हैं सर, पढ़ लूंगा मैं, और प्रिंट करा दूंगा। 1% ही मेन है। हाँ उसमें भी ना ही है। क्या हुआ यार? ये बड़ा अच्छा सेक्शन है यार। सर अकाउंट्स की क्लास का टाइम हो गया सर। हाँ, 1-2 सेक्शन करा दूं यार, मतलब ऐसा ना, कोई सेक्शन देख रहा हूं मैं, कोई ढंग का छोटा सा मिल जाए। ओहो, ये कैसे रह गया यार? ये तो मैं सबसे पहले कराता था। ओ माय गॉड, ये तो सबसे पहले बस ये वाला करेंगे और फिर डन हो जाएगा हमारी काम। वही मैं कहूँ, कुछ मिसिंग लग रहा था मुझे कि खत्म कैसे हो गया। बिल्कुल। नेक्स्ट क्लास के लिए सेक्शन आपके तय हैं, ये वाले अभी करने हैं। आप मुझे बताइए सबसे पहले कौन सा सेक्शन है ये? 194D। उसके बाद 194G। उसके बाद डी किसका है बोलिए ना? इंश्योरेंस। आपको याद है LIC? LIC याद है सब? एजेंट जब LIC बेचता है तो एजेंट की कमाई होती है। कैसे, कौन देगा उसको पैसा? LIC। तो LIC ये बोलता है कि मैं तुमको कमीशन दूंगा क्योंकि तुमने मेरा इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचा है। तो जब LIC एजेंट को पैसा देगा तो टीडीएस काटेगा भाई। कहने का मतलब है कमीशन की बात कर रहा हूं मैं, तीनों सेक्शन में कमीशन। और कमीशन सबसे पहली वाली तो स्पेसिफिक है, जो कि किस चीज के? इंश्योरेंस कमीशन। और भी कुछ कमीशन होती है, आइए अगले पे आइए, आऊंगा ऊपर वाले पे, पहले 3 समझिए। अगला कौन सा है बच्चे? कमीशन ऑन लॉट सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश्ड या स्पॉन्सर्ड लॉटरी टिकट्स होती होंगी, वो कहते हैं बेचो भाई पूरे इंडिया में, तो मैं बेच रहा हूँ लॉटरी टिकट, मेरे को पैसा कौन देगा? सरकार दे रही है। तो उस चीज को क्या बोल रहा हूँ? कमीशन बोल रहा हूँ। तो जो भी पैसा देगी उस पर टीडीएस कटेगा। 194H,
आप एक घर खरीदते हैं, आप प्रॉपर्टी ब्रोकर को कमीशन देखते हैं, किराए पे देते हैं तो प्रॉपर्टी ब्रोकर को देते हैं। ऐसे एन नंबर ऑफ जो मर्जी कमीशन हो आपकी जिंदगी में, लोन लेने के लिए कमीशन, वॉट एवर कमीशन, वो कौन से सेक्शन में आ जाएगा? पहले भी तो आपने एक कमीशन बताया था ना, वो आईटी वाला, प्रॉपर्टी वाला कमीशन नहीं था वो कॉम्पेंसेशन था, समझ रहे? आइए जरा 194D में LIC ऐसे बोल देता हूं, कोई भी डिडक्टर किसको पैसा दे रहे हैं बच्चे? डिडक्टी को। एंड डिडक्टर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन। लेट्स सपोज LIC किसको पैसा दे रही है बच्चे? क्यों पैसा दे रही है? क्या, किस बात का? कमीशन। और चाहे ये वन टाइम हो, हर महीना देती हो या एग्रीगेट हो, तो लिमिट हमारी जो चलेगी वो टोटल लेवल पे, लिमिट जो आएगी ना, वन टाइम और एग्रीगेट कितने रुपए दे रही है कमीशन? 2 लाख। सर सेक्शन में लिमिट कितनी है? इफ इट एक्सीड्स, सर जी मैं 10,000 हर महीने दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं 15 एक्सटेंड नहीं हो रहा है, ऐसे तोड़ना है, वन टाइम और एग्रीगेट है, ठीक है? तो आपको देखने पड़ेंगे थोड़ा सा, कई कई जगहों पर नहीं भी लिखा होगा, पर आप सेक्शन जब घर पर रीड करोगे और वो करोगे, थोड़ा बहुत एनालिसिस कोई क्वेश्चन के अंदर एक दो बढ़ सकते हैं और, लेकिन आप समझिए कि LIC वाला जब कमीशन देता है तो उसके लिए लिमिट कितनी है? 15,000 की। 15,000 से एक्सीड हो गया तो TDS कटेगा, और अगर 15,000 तक है तो TDS नहीं कटेगा, और ये वन टाइम पेमेंट की बात नहीं है, पूरे साल की पेमेंट हो गई, टेक्निकली एग्रीगेट की बात हो गई। रेट कितना है? रेट 5 तब है अगर आप नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टी है, कहने का मतलब है तुम इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए TDS रेट क्या है रे? और अगर जिस, क्या कंपनीज भी LIC का प्रोडक्ट बेच हो सकता है, बेचती हूँ, मेरा काम ही यही है, मैं 50 एम्प्लॉय बिठा रखे, मैं कह रही बेचो LIC को, LIC को बेचो, उनका प्रोडक्ट बेचो, तो उस पर TDS LIC जो देगी कंपनी को कितना होगा? 10%। मुद्दे की बात है, टाइम क्या है रे? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज। बड़े ही प्यार से 194D को आराम से देखिएगा, अच्छा लग रहा है और अच्छा लगेगा। अगली सेक्शन पर आइए 194G, ये जो मर्जी है देखते हैं, पहले लिमिट कितनी है? वही लिमिट चल रही है, तभी साथ में और कमीशन है दिन। रेट कितना है? वहां था 5 और 10, 5 इंडिविजुअल अदर देन था तो 5 और 10 था, और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कमीशन का बात की है, लॉट रेडिकेट की, फिर एक्सीड 15,000 TDS कटेगा 5% पे, और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। क्लियर है जी? नेक्स्ट आइए 194H, ये थोड़ा सा टेक्निकल, और यहीं से फिर आगे फर्दर बात स्टार्ट होती है, नहीं इतना भी टेक्निकल नहीं है सर। एक बात बताइए, आप भी तो हो सकता है ना, घर खरीदोगे तो आप प्रॉपर्टी ब्रोकर को कमीशन दो, हो सकता है ना, तो क्या आपके ऊपर TDS लग जाए? क्योंकि ये वाला ना, अदर देखो थर्ड वाला क्या है, कोई भी कमीशन और ब्रोकरेज, जैसे मैंने यहाँ पे जब लिया था ना बच्चे, तो अगर मैं आपको बोलूं जैसे यहाँ का रेंट है 1.5 लाख, तो तुम्हारे हिसाब से कमीशन कितनी लेते हैं? 1 मंथ रेंट, वो 1% ना सेल और परचेज पर होती है, पर रेंट में क्या होता है? पहले महीने का रेंट। तो आपको जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ, आप सोचिए जब आप शिफ्ट करते हो, हम विलिंगली शिफ्ट नहीं हुए थे, ठीक है, मजबूरी थी बेटी, क्योंकि MCD वाले आ गए थे और रिसेप्शन पे वो कह रहे थे कि मैडम ओनर को बुला दो नहीं तो सील कर देंगे, और मेंकी मैम कहती सील करके तो दिखाओ आप। हाँ, तो आवर स्टाफ इज एज गुड एज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो MCD वाले आप सोचिए, हमने पूरा शिफ्ट करा, यहाँ पे अगर मैंने लिया 2 महीने का किराया एडवांस होता है, और एक रेंट और होता है 4.5 लाख, 1.5 लाख रुपए कमीशन, 6 लाख रुपए का, और शिफ्टिंग का सारा इंस्टॉलेशन, फर्नीचर, शिफ्टिंग प्रोसेस 7-8 लाख।
आप समझ रहे हैं ग्लूड में स्पॉन्सर क्यों नहीं हो पा रहा है? हाँ, अनवांटेड 8 लाख रुपीज का इसको। कवर तो कर लिया ना। और अगर वही होता तो उधर चल ही रहा था ना सारा। ये इसको ना रिकवरी की बड़ी हुई है। 11/26 हुए मैडम, ठीक है। तो आप समझिए, मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ आनी चाहिए। खर्चे हो आपको नहीं आ पाएगी समझ, ठीक है, आप समझिए। तो अगर आप कोई भी कमीशन और ब्रोकरेज देते हैं, क्या मैं कह सकता हूँ एक आम इंसान के ऊपर भी तो सेक्शन लग सकता है। अगर आप एक घर खरीदो कमीशन दो, क्योंकि लिमिट कितने की है? ओ माय गॉड, टीडीएस रेट कितना है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट विच एवर इज? आप मुझे बता दो, आप कोई घर देख रहे हो किराए के लिए या आप खरीद रहे हो, क्या आपका टीडीएस का अमाउंट बढ़ नहीं जाएगा? आप जो जो भी कमीशन दोगे ब्रोकर को, क्या वो 15,000 से बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती, तो टीडीएस लग जाएगा ये तो। अब आप देखिए यहाँ पे सरकार ने क्या करा, क्या बोला, एनी पर्सन। ना तंग हो जाओगे जी आप, समझ रहे हो? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। और अब मुझे बताइए, अगर अब बताइए, देखता हूं मैं आप क्या आंसर दोगे। क्या हमने प्रॉपर्टी ब्रोकर को 1.5 लाख रुपए दिए, क्या टीडीएस काटना था या नहीं काटना? यू नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट एडू जंक्शन। क्या मैं बाहर हुआ हूं या नहीं हुआ? काटना था नहीं सर। हुआ हूं जी, दिस इज पार्टनरशिप फर्म, यस सर, काटना था। तो वी आर सपोज टू डिडक्ट। इंडिविजुअल नाम पे एग्रीमेंट नहीं है मेरा यहाँ पे, एडू जंक्शन में है, समझ रहे हो? तो मैं यहां से बाहर नहीं हुआ हूं, तो आप मुझे बताइए टीडीएस काटना चाहिए था? बिल्कुल काटना चाहिए। सर नहीं, फिर आपको तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। नहीं यार, ये आप ये समझो कि ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, सरकार उतना वो ट्रैक ही नहीं करता। मैं देखो ऐसे बोलता हूँ कि अगर आप वो कमीशन कैश में दे रहे हो तो अनअकाउंटेड है ना वो। समझ रहे? मैं नहीं दी, मैं डायरेक्ट ली है जगह, कहाँ एविडेंस आपके पास? रिकॉर्डिंग हो गई। लेट सपोज, ठीक है ना, कुछ नहीं कुछ नहीं, आप टाइम देखते जाओ, है ना आप, क्योंकि एक एक मिनट आप बातें थोड़ी ना आपने सुननी है। आपको हो रहा है कब 11:29 में बोलूं सर, अब छोड़ दो। कॉन्सेप्ट तो यही होगा, समझ रहे? तो पार्टनरशिप फर्म हमने जब कमीशन दी थी, टीडीएस कटना था और ये सेक्शन लगना था भाई, बिल्कुल लगना था भाई, समझ रहे हो? तो इंडिविजुअल एचयूएफ पूरे पूरे बाहर हो गए। अगर ये मेरे नाम पर होता तो क्या मुझे टीडीएस लगाना था? नहीं लगाता। लेकिन आगे सुनिए, लेकिन कुछ इंडिविजुअल को घुसा दूंगा मैं इसके अंदर। इंडिविजुअल और एचयूएफ, इफ योर टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड्स 1 करोड़ 50 लाख, भाई साहब टैक्स ऑडिट की लिमिट थी वो 1 करोड़, और वो इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कहने का मतलब है भाई साहब, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, कौन से साल में, करंट में या पिछले में, तो आप बड़े बिजनेसमैन हो भाई, टीडीएस काटो, तुम्हारे पास प्रोसेस होना चाहिए, क्यों नहीं काट रहे आप टीडीएस? आप मुझे बताइए, पहले सारे इंडिविजुअल को बाहर करा और फिर उन इंडिविजुअल और एचयूएफ को ले आए जिनका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 1 करोड़, और इफ दे आर डूइंग अ प्रोफेशन देन 50 lakhs। पहले आपको समझ आया? हाँ जी, नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं, अभी दूर दूर तक नहीं है बेटा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए था, सर जी अगर पर्सनल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हो, उसके लिए आप कमीशन दे रहे हो, 15,000 से ऊपर हो रहा है, और आप एक इंडिविजुअल हो, आपके धंधे का टर्नओवर बढ़ रहा है, तो क्या टीडीएस अप्लाइज ऑन पर्सनल पेमेंट्स ऑल्सो? आंसर इज, लेकिन बहुत ही जल्द आपको एक ऐसे सेक्शन पर ले जाऊंगा जहां सरकार ने पर्सनल पे लिखा। बताइए, आप मुझे बताइए क्या सही बात है? पर अब क्या फायदा, अब तो डाल दिया वोट आपने। हो गया बेटे तो खराब, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जा रहे बिल्कुल जा रहे। मैं भी चाहता हूँ आप जाएं, मेरे कोई शौक नहीं है कि आप बैठे रहें इधर।
कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा किसके ऊपर? क्यों सर? जिस पे 194 जे लगते हैं वो लाइफ में ना कई बार हो जाता है। जैसे मैं आपका लोन पास करा सकता हूँ, ठीक है, आपको क्या लग रहा है लोन पास कराने का मैं आपसे कमीशन ले रहा हूँ, डू यू थिंक दैट्स प्रोफेशनल और दैट्स जस्ट ऑर्डिनरी कमीशन और वो? डिपेंड्स। मैं जरा 5,000 करोड़ का लोन आता है आपको पास कराना, 5,000 लोन, 5,000 करोड़ का लोन मुझे भी नहीं आता। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप एक कंपनी है और आपको 5,000 करोड़ का लोन लेना है तो आपको क्या लगेगा? बैंक में जाओगे बोलोगे लोन दे दो, मिल जाएगा? फॉर्म्स है भाई, बैलेंस शीट कब तक की लगेगी, फोरकास्ट लगेगा, कितने रेशियोज एनालिसिस होंगे। आप मेरे पास आओगे, आपको सर लोन पास कराओ, मैंने कहा करा। अब मैं आपकी टीम से इसे बात करूंगा, डेटा लूंगा, पास कराऊंगा, उसका पैसा लूंगा। अब डिपेंड ये करता है, शुड आई कॉल इट अ कमीशन और शुड आई कॉल इट आई हैव प्रोवाइडेड यू प्रोफेशनल सर्विसेज? फर्स्ट थिंग, इट डिपेंड्स। मार्केट के अंदर इतनी हजार प्रकार की सर्विस है कि समझ ही नहीं आ सकता इसको मैं प्रोफेशनल सर्विस बोलूं या मैं कमीशन ब्रोकरेज बोलूं। तो सिंपल सी बात बस ये है कि अगर ये प्रोफेशनल सर्विस हुई, कौन सी मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, तो टीडीएस लगेगा नहीं लगेगा? कौन से सेक्शन में टीडीएस लगेगा? 194 जे। याद है प्रोफेशनल वाला? लास्ट लाइन फिर खत्म कर रहे हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल का आपने वो देखा, एसटीडी बूथ लगे होते थे, है ना? तो वो पहले होते थे बहुत ज्यादा, तो बीएसएनएल उनको पैसा देती थी। जैसे देखिए पहले साइबर कैफेज होते थे, वहीं पे कॉलिंग का भी वो बना होता था, जितने मिनट आप बात करोगे उस हिसाब से बीएसएनएल आपके पास कस्टमर आया तो 2 रुपए पर मिनट कॉल होती थी। ध्यान है किसी को? किसको कॉल करा था आपने? हैं? सर आप करते थे ना मैम को? नहीं मैंने कभी नहीं करा। सर दुष्यंत सर बता रहे थे आप लगे रहते थे सर। वो दुष्यंत सर की कहानी याद आ गई तुम्हें? मुझे वही लग रहा था कि झूठी कहानी। मैं बेटे वो टीडीएस इम्प्लीकेशन देखने जाता था कि टीडीएस कैसे, ठीक है? बस एक खत्म करते हैं बस, नहीं तो ना मैडम बोलती रहेंगी टाइम हो गया टाइम हो गया। 99% या 1%? ठीक है। तो बीएसएनएल कमीशन देता है जो भी पीसीओ, इसको पब्लिक कॉल ऑफिस या जो भी बोलते हैं, पीसीओ ही बोलते थे ना शॉर्ट, मतलब होगा फुल फॉर्म इसका, ठीक है? तो वो कमीशन देता है, क्या उस पर टीडीएस लगेगा? तो ठीक है ना, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। 194D, 194G, 194, क्या आप मुझे सारे के सारे सेक्शंस बता सकते? सबसे पहले हमने कौन सा करा था? 194B, फिर 194BB, 194 करा डिविडेंड वाला, 194 आईए करा था पहले, एमोल प्रो, फिर एलए करा, 194G, सबसे पहले डी करा इंश्योरेंस, देन जी, उसके बाद 194 जे नहीं हुआ अभी। समझ रहे हो? मुझे बताइए, चलो आपने बोला 194 जे तो करा देता हूँ। नो सर और अपने अभी नहीं पेमेंट्स सर। देख लिया, मंथली पेमेंट और वो सारी क्या है, ठीक है? अब आपने घर जाके क्या करना है बच्चे, इसके कायदे से नोट्स बना लेना। ये फाइल में अभी भेज रहा हूँ, ठीक है? इसके नोट्स बना लेना। आप बच्चों का भी गैप है ना, पता लग गया ना? सर और अगर आपको बाकी वाले भी करने हो ना, इसमें वैसे ही बना बना के कर सकते हो, यही वाली फाइल्स का। हाँ जी बच्चे। सर आप पहले वाला लेक्चर अपलोड कर सकते हैं? सैटरडे का मिस हो गया था। कर दिया मैंने मैम, आई थिंक। अप्लाई वाला। इसका हाँ, सप्लाई भी कल ट्राई रात को हो गया है, आप एक बार चेक करना, सारा कर दिया मैंने। है। ओके सर, थैंक यू सर। 11:30 स्टार्ट हो चुका भाई टाइम। सर प्रिंट करा लेंगे सर। 5-10 मिनट, 11:45 ज्वाइन करना बच्चों, ठीक है? ओके सर। और क्या अकाउंट्स भी है। AS28 का थोड़ा सा CGU वाला बचा हुआ है।
वो समझ नहीं आएगा तेरे को, बहुत ही अजीब है वाला। रात से तो शुरू हो गई। हाँ जी, 1 बजे 12:30 है ना सर? 1 बजे, 1 बजे। 1 से 2:30। इसमें आ ही नहीं रहा यार, एयर ड्रॉप में नाम ही नहीं आ रहा। सर टेस्ट कब है? ऑन तो करो ना। सर टेस्ट भी तो था ना? ऑन तो है नहीं। कंफर्म है। आ गया ना एकदम। 99%। हाँ। इतना तूने बोला, चल मैंने फिर भी मैंने टिकल कराया उसमें, मेरा 100% कंफर्म है, चल रहा हूँ अब। चल रहा है। हाँ ठीक कह है। रहे हैं, इतना बोलेंगे चल ही लेता हूँ मैं। हाँ घर वालों को सबसे मैं पहले करा सकता हूँ, हर- यहाँ नहीं होंगे ये जो, घर वालों तो फिर भी उनको फिर भी बोल सकता हूँ, यहाँ तो भाई फेब्रुवरी का पूरा महीना है, बोलते ही सर जाएंगे। टेस्ट भी लोगे ना रेजिडेंशियल एक्सपीरियंस का? बनाया है? हाँ, ठीक है, तो अगर मैं तेरे उसी को का पढ़ देना है लूंगा। सॉफ्ट में, अगर देना है, हाँ ठीक है, उसका पढ़ ले। उसका पढ़ लूंगा फिर दे दूंगा। ड्रेसिंग शीट तो कब है? हाँ जी, पहले बता देते मैं। हाँ, मैं तो पर्सनल आपको कॉल करूंगा, तो सब मैसेज पर्सनली करूंगा। तो मुझे थोड़ा ना पता आप चलेगा। ग्रुप में नहीं थे? इधर क्लास इधर तू रेजिडेंशियल वाली क्लास, अच्छा बताते नहीं, 2 क्लास छुड़वा के कहते अब आ जा। फिर कहते तुझे नहीं पता। अरे चल उसको प्रिपेयर कोचिंग कर मेरी लियो। थोड़ी ना है। उसको एक काम करना, मैं तेरे को बताता हूँ, तू प्रिपेयर कर ले, और अगर आज देना है या कल तक देना है, कल तक दे दे, क्योंकि वो ना लेट करेगा ना। पर तू तो डीटी फुल दे रहा है ना, किसने कहा? डीटी फुल कौन तो है दे रहा कहते होगा, हैं? देना है तूने, तूने बोला तो था, हाँ मैं दूंगा। देगा ना? एक पेपर एक्स्ट्रा बनवा के रखना, मैं अकेले दूंगा। नहीं, पर कब देगा ये बता। मैं 20 तक दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। 1 मिनट रुक, चलो ठीक है बच्चों, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ठीक है, मिलते हैं 10 मिनट बाद।